हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता दी। आज मैं आपको एमपी प्लस के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। और पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शाखा युक्त पेशी तंतु होते हैं? तो शाखा युक्त जो पेशी तंतु होते हैं वो होते हैं आपके हृदय में। इसका आंसर होगा बी। शाखा युक्त जो पेशी तंतु होते हैं वो हृदय में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। आनुवांशिक सामग्री मतलब डीएनए या जीन या क्रोमोसोम, ये आपको जिसमें मिले वो क्या हो जाएगा? आनुवांशिक सामग्री हो जाएगी। तो अगर इसमें हम ऑप्शन देखें तो पहला ही आंसर सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऐसे कोशिकांग होते हैं इनमें डीएनए उपस्थित होता है। आपके राइबोसोम में डीएनए नहीं होगा, गोल्जी बॉडी में भी नहीं होता है। ए बाकी आपके ये सब गलत होंगे, ए भी गलत, ए भी गलत। आपका आंसर होगा पहला सही। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया आपके एनिमल सेल एवं प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन जो प्लास्टिड जो लवक जो होता है वो ओनली प्लांट सेल में होता है जिसमें डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। उस कोशिकांग का नाम बताना है जो भोजन का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी बनाए, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी किस अंग में बनती है, ऊर्जा किस अंग से मुक्त होती है कोशिका का, वो कौन सा भाग है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आप लोगों को एक क्लास में अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भोजन का ऑक्सीकरण करके और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा मुक्त करता है, प्लस CO2 प्लस H2O पानी भी निकलता है लास्ट में। ये हो गया आपका, इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है? किसमें एक में कायांतरण नहीं होता है? इस क्वेश्चन का मतलब है इनमें से कौन है जिसमें कायांतरण नहीं पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा मेढक है। मेढक की कायांतरण का मतलब होता है शरीर के कोई भाग में, शरीर के किसी भी भाग में किसी प्रकार का जो परिवर्तन हो उसे कायांतरण बोलते हैं। तो अगर ये बाकी तारामीन है, इसमें भी कायांतरण होता है, मतलब स्टार फिश की बात हो रही है तारामीन की, मतलब स्टार फिश, इसमें भी कायांतरण होगा। मेढक है, इसमें भी पूंछ लुप्त हो जाती है, इसमें भी होता है। ड्रैगन फ्लाई में भी होता है कायांतरण। अगर किसी में नहीं होता है तो वो आंसर होगा आपका मानव। जो मानव जो होते हैं, शिशु का जन्म जैसा होता है, शिशु बराबर वैसे ही वृद्धि करता है। ना तो उसका कोई अंग बाद में अलग से निकलता है, ना कोई अंग अपने आप ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको मेढक में बताया कि मेढक का जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें पहले पूंछ पाई जाती है और एक टाइम बाद पूंछ खत्म हो जाती है। तो इन सब में कहीं ना कहीं कायांतरण मिलेगा, लेकिन ह्यूमन बींग में कायांतरण की कोई प्रोसेस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? ये पूछ रहे हैं कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जो कोशिका जो होती है ये आपकी कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक से ही जुड़ा हुआ होता है आपका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा जाल बनाता है और इस टाइप से जाल बनाता हुआ एक कोशिका की मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसी जाल को, या ये जो जाल बनता है इसी को क्या बोलते हैं? तो ये जो होता है वो, इसको हिंदी में इसका जो नाम है वो है अंतःप्रादप्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाभिक से लेकर और कोशिका की लेयर तक, ये यहाँ पे नाभिक है और ये लेयर है, यहाँ तक एक जाल ऐसा बनता है, इस जाल को अंतःप्रादप्य जालिका कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, अंतःप्रादप्य जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन
तंत्रिका कोशिका को मतलब न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं निम्न की कोशिकाएं होती हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका की कोशिका होती है, मस्तिष्क में पाई जाती हैं जो न्यूरॉन्स होती हैं, ब्रेन सेल बोलते हैं इनको, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है, तो सो ये भी याद रखना है इसके साथ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं। इस प्रकार के निषेचन को क्या कहेंगे? ये मैंने आपको क्लास में जब एम्फीबियंस पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था निषेचन दो प्रकार का होता है। एक तो बाह्य होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। जहाँ बाह्य निषेचन किसको बोलेंगे? जहाँ मेल एवं फीमेल गैमेट्स बॉडी के बाहर आके मिलन करें उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। तो कुछ में होता है, जैसे कि अगर बात करें तो किस में मिलेगा ये बाह्य निषेचन? इस निषेचन को क्या बोलेंगे? जो नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक, देखो यही लिखा हुआ है, अपने युग्मक कहाँ छोड़ें? पानी में। तो ये आपको मेढक में मैंने बताया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो इस निषेचन को क्या कहते हैं? बाहरी निषेचन, मतलब कि बॉडी के बाहर हो रहा। और ये यहाँ पे लिखा है। अगर आंतरिक निषेचन होता या ये होता है कि जो फीमेल बॉडी के अंदर जो निषेचन होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखें, ये मेढक में होता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन, कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक काय का निर्माण करता है। तो मैंने आपको अभी अभी कुछ टाइम पहले ब्रेन पढ़ाया, उसमें मैंने बताया था न्यूरॉन में एक कोशिका का एक अंग नहीं पाया जाता, इसलिए न्यूरॉन विभाजन नहीं कर सकते। तो विभाजन के लिए जो जरूरी होता है वो होता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारक काय। तो इनमें से कौन सा अंग होता है, कौन सा कोशिकांग होता है? यहाँ पे लिखा है कौन सा कोशिकांग होगा जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिका विभाजन के समय किसका निर्माण करता है? ध्रुवों का। तो इसका आंसर होगा तारक काय या सेंट्रोसोम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया क्या है? एक जन्मजात रोग है, ये आनुवंशिक बीमारी है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये सबसे पहले रानी विक्टोरिया की फैमिली में हुआ था, इसलिए इसको शाही डिजीज भी बोलते हैं। विटामिन के की कमी से ये बीमारी होती है। अगला देखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। अस्थि में मतलब हड्डियों में, बोन्स में क्या पाया जाता है? इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि बोन्स किसके कारण मजबूत होती है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस के कारण मजबूत होती है। आंसर इसका हो जाएगा सी, कैल्शियम। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जिससे ये मजबूत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव के परिणति प्रायः पेशियाँ ऊतक के जकड़न के रूप में होती है। ऐसा निम्न के कारण होता है। मतलब जो पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है उस समय ये पेशियों में जकड़न की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो जकड़न की प्रॉब्लम क्यों होने लगती है? तो वो आप देखिए, जकड़न की प्रॉब्लम किसके कारण होगी? तो आप देखें, इसका आंसर होगा आपका, एक तो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, जो लैक्टिक अम्ल पायरोवेट, हाँ ठीक है, इसका आंसर आपका यही होगा पहला वाला। यहाँ पे पायरोवेट ग्लूकोज के कारण होता नहीं, ग्लूकोज पायरोवेट के कारण होता नहीं, पायरोवेट एथेनॉल के कारण होगा नहीं, एक किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है मसल्स में, पेशियों में, जिसकी वजह से उनमें पेशियों में जकड़न उत्पन्न होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक पशु की कोशिका तारक काय या तारक केंद्र, एक पशु की कोशिका तारक काय या तारक केंद्र का अभाव होता है, इससे निम्न में से कौन सा कार्य बाधित होगा? कौन सा कार्य बाधित होगा? अभी जस्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि तारक काय क्या करवाता है? एक कोशिका विभाजन की
क्रिया करता है, एक कोशिका विभाजन की क्रिया करता है जिससे आगे और वृद्धि हो जाए। तो पोषण तो बाधित होगा नहीं, पोषण में तो ये कुछ नहीं कर रहा, श्वसन होगा नहीं, उत्सर्जन होगा नहीं। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, मतलब ये प्रजनन की क्रिया हो रही, तो इसमें बाधित क्या होगा, प्रजनन बाधित होगा। जिन कोशिकाओं में या जिन पशुओं में तारक काय, जिन पशुओं की कोशिकाओं में तारक काय नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा, वो उनमें प्रजनन की क्रिया नहीं हो सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में साखित कोशिका का एक उदाहरण है, साखित कोशिका का एक उदाहरण है, मतलब कौन सी कोशिका है मनुष्य की बॉडी में जो शाखाओं के रूप में, एक जाल के रूप में, एक ब्रांचेस के रूप में पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। तो ये आपकी आरबीसी नहीं है, श्वेत रुधिरकणिकाएँ भी नहीं है, तर्क वाली भी नहीं है, ये क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो पूरे बॉडी में शाखाओं के रूप में फैली हुई हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि शाखित पेशियां किस में होती हैं, तो वो हृदय आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन आए कि शाखित कोशिका कौन सी है, तो वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, उसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक एक कोशिका में विष तथा दवा को निरावसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा एक अंगक है जो क्या करेगा, विष और दवा दोनों का निरावसीकरण कर देगा, उसमें से विष हटा देगा। तो ये कौन सा होगा, ये आपकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी आपको न्यूक्लियस के पास और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी आपको सेल मेम्ब्रेन के पास, जिससे वसा का भी फॉर्मेशन होता है। तो वो कहीं ना कहीं ये आपके जहर को हटाने का भी काम करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2017 के एमपी पुलिस के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, पौधे की आयु निम्न की गणना के द्वारा निर्धारित होती है, मतलब जो पौधे की जो आयु होती है उसको कैसे पता करते हैं कि ये पौधा इतने साल पुराना है? तो उसमें जाइलम बलाएं होती हैं, उनके द्वारा ये पता चल जाता है कि उनमें कुछ बलाएं पाई जाती हैं, उन बलाओं को काउंट करके ये पता चलता है कि ये वाला जो पेड़ है वो कितने दिनों पुराना है या कितने दिन इसके हो गए हैं या कितनी इसकी आयु हो गई। तो जो पेड़ों की आयु का जो पता चलता है वो जाइलम बलायों के द्वारा ही पता चलता है। पौधों में, पेड़ों में जो पुराने पेड़ होते हैं उनमें एक रिंग टाइप की पाई जाती है, उन रिंग को काउंट करके पता चल जाता है कि कितने साल पुराना ये पेड़ है। अगला क्वेश्चन देखें, बगीचे के पौधों की जड़ों के आसपास की मृदा अधिक ढीली होनी जरूरी है, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर पहला, खरपतवार के विकास के लिए। खरपतवार के विकास के लिए क्यों होगा? खरपतवार तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है पौधों के विकास के लिए, तो एक प्रकार का मतलब पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है खरपतवार, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। जड़ों की अतिरिक्त वृद्धि की जांच के लिए कैसे पता चलेगा जमीन के ऊपर से कि अतिरिक्त वृद्धि हो रही है? ये भी नहीं होगा। जल प्रतिधारण के कारण क्या होगा? मृदा अधिक ढीली होनी जरूरी है। जल प्रतिधारण अलग चीज़ है, एक क्यों जरूरी है? मृदा में वायु भरने के लिए। सबसे अच्छा और सटीक आंसर इसका डी है, इसका आंसर होगा डी। मृदा में ऑक्सीजन की पूर्ति हो, मृदा थोड़ी सी ढीली रहेगी तो उसमें वायु भी भरी हुई होगी, जिससे पौधे का विकास अच्छे से होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है। ये तो मैंने, इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो मैंने कहीं ना कहीं आपको क्लास में सारे के सारे करवाए हैं, कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है और ऐसा ही इस बार भी पेपर आएगा आपका, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। ये तो मैंने आपको बताया ही है और आपने खुद आंसर दे दिया होगा। आंसर नंबर इसका पहला आंसर सही है, ठीक है। ये मरकरी Hg जो फार्मूला मरकरी का होता है 120 और 80 mm इसका आना चाहिए, तो वो इसका एक नॉर्मल, एक सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है वो इतना ही होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है?
सबको रटा हुआ है, ये किस में होता है? तो ये हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हरित लवक बोलते हैं हिंदी में। मैंने आपको जो पेड़ होते हैं उनमें 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो 3 प्रकार के जो लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कौन से लवक होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एक पौधे में तीनों लवक मिलेंगे। क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे पौधे के रंगीन भागों में। रंगीन भाग क्या होंगे? हो सकता है फल हो और हो सकता है फूल हो। ये रंगीन भाग में मिलेगा कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे पौधे के हरे भागों में। हरे भाग में क्या आ जाएंगी? आपकी पत्तियां आ जाएंगी, पत्तियां। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो मिलता है पौधे के रंगहीन भाग में। रंगहीन भाग पौधे का कौन सा होता है? तो ये होता है जड़। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो जड़ में मिलेगा। इसको क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक, इसको बोलेंगे हरित लवक और इसको बोलेंगे अवर्णी लवक। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी यहाँ पूछा है कि क्लोरोफिल किस कोशिकांग में होता है? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जिससे पत्तियाँ ग्रीन होती हैं, और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं। आगे देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों के नाम बताइए। तो एक तो विटामिन इसमें जो होता है वो ए होता है। देखो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई इसमें नहीं होता है, विटामिन बी भी नहीं होता है, सी भी नहीं होता है। वो तो ए तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि विटामिन ए होता है। ये तो कंफर्म है। यहाँ पे ए नहीं है तो ये वैसे ही कट गया, यहाँ पे भी ए नहीं है तो ये वैसे कट गया। अब बात हो गई है किसकी? बी और सी आंसर की। तो बी और सी आंसर में से सी सही होगा, क्योंकि विटामिन के भी होता है और ए भी होता है। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन। बाहरी झिल्ली भीतरी झिल्ली, क्रिस्टेई, मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग? अच्छा, एक क्रिस्टी नहीं है, एक क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी। इससे लिखते नहीं बनता है, क्रिस्टी होती है। ये आपको डबल मेम्ब्रेन जो कोशिकांग होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। रिक्तिका डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। गोल्जी बॉडी भी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइन का मतलब ये जो लाइन का लिखा है ये मतलब लाइसोसोम है, ये भी डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं संरचना बनाऊँ तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी इस टाइप की एक संरचना होगी। एक बाहरी लेयर होती है और एक भीतरी लेयर होती है जो ऐसे जगह जगह ऐसे फोल्ड करती है। इस टाइप से ये फोल्ड होती है। और ये जो उंगली के समान अंदर की साइड जो संरचना बनाती है, ए वाली संरचना, इसी संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और इसी में अंदर भरा होता है मैट्रिक्स। एक कोशिका द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के बीच में होते हैं डीएनए। जो एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि किस में आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर सही होगा आपका कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर सही होगा, जिसमें बाहरी लेयर भी है, भीतरी लेयर भी है। इसमें ये बाहरी मेम्ब्रेन है, ये वाली भीतरी मेम्ब्रेन है। और ये जो उंगली के समान ये जो प्रवर्ध दिख रहे हैं इनको क्रिस्टी बोलते हैं। और ये लिक्विड भरा होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बाहरी मेम्ब्रेन, भीतरी मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से होता है? क्या होगा? अधिचर्म? नहीं,
संवहनी कोशिकाएं ये तो अंदर होती हैं, विभ्रज्योत की कोशिकाएं ये भी उसके अंदर होंगी। बाह्य आवरण पूछा है, बाह्य आवरण मीन्स मृत कोशिका, ये यहाँ पे मृत काग कोशिका लिखा है, मतलब इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं कि ये बोल रहे हैं मृत कोशिका। तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, जो पौधों की जो छाल होती है वो किससे बनी होती है, वो मृत कोशिका से बनी हुई होती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मृत कोशिका। अगला क्वेश्चन पे चलें जल्दी से। पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक साथ मिलकर ही तो जैवमंडल बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं वो सब एक साथ जब मिल जाएंगे तो पूरे के पूरा किसका निर्माण हो जाएगा? बायोस्फीयर का, जैवमंडल का निर्माण हो जाएगा। मैंने आपको वैसे भी बताया था कि क्या होता है। बात करें, ये आपका एक मंडल है जिसको बोलते हैं स्थल मंडल। दूसरा आपका मंडल होता है, ये मान के चलो ये आपका दूसरा मंडल है, इसको बोलते हैं जल मंडल। ये मान के चलो ये आपका तीसरा मंडल है जिसको बोलेंगे वायुमंडल। और जहाँ ये तीनों मंडल मिलेंगे, कहाँ? ऐसा मान के चलें कि अरे ये तो प्रॉब्लम हो रही, चलो ठीक है। देखें, जहाँ ये तीनों मंडल मिले, तीनों मंडल कहाँ मिले? इस वाले भाग में, ए वाला जो भाग दिख रहा है, ए वाला, इसको मैं पूरा भरती हूँ। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? जैव मंडल। जैव मंडल। तो जहाँ सभी पारिस्थितिक तंत्र आके मिले उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जैव मंडल। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? मतलब जो वैक्यूल होते हैं उनका कौन सा, इसमें से कौन सा कार्य है जो वैक्यूल नहीं कर सकते हैं? तो अगर वैक्यूल की बात करें तो ये कोशिका को दृढ़ता और स्फीति प्रदान करती है, सही बात है ये। अगर बात करें प्लांट सेल में तो ये एकदम से जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का जो एकदम खिलापन होता है, टाइटनेस होती है और एक दृढ़ता होती है, वो किससे मिलती है? आपकी रिक्तिका से। बात करें संचयन, ये फूड का स्टोर करती है, ये भी सही। अपशिष्ट उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ये भी सही है। क्या नहीं करती है, ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या नहीं करती है? नहीं को ध्यान से पढ़ लिया करो। तो ये चलन नहीं कर सकती है, स्थिर होती है, कहीं पे जा नहीं सकती है बाहर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मृदा को शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया, मृदा को शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है सिंचाई और खाद डालना, कटाई और ताड़ना, बुआई और छटाई करना, जोतना और जुताई करना। शिथिलन मीन्स अंदर से मिट्टी को वही ढीली कर देना, उसको मिट्टी को फैला देना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो जो होगा वो आपका आंसर होगा जोतना और जुताई करना। यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि जो जुताई वाली क्रिया होती है तभी अंदर से मिट्टी ढीली होती है और मिट्टी में फैलाव होता है, वो शिथिलन हो जाता है। जो मिट्टी जमी हुई है, कहीं ना कहीं बंधी हुई है, वो उसमें फैलाव हो जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थायी आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखता है होता है। अरे भाई, इसका आंसर देखें, इसका आंसर होगा आयोडीन में अभिरंजित तथा जल में आरोण, सेफ्रीनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरोण। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर बी है, सेफ्रेनिन एवं अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरोण होगा। अगला देखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से शायद ये लास्ट है क्या? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें अगला लास्ट क्वेश्चन, जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। मतलब ये इसमें इन दोनों में कहीं ना कहीं जीवाणु में और इसमें कनेक्शन है कि जीवाणु क्या है? ये सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, वो भी एक जीवाणु है जो सबसे छोटी कोशिका है। ऐसे ही यहाँ पे डैश 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 छोड़ा हुआ है स्थान और आगे लिखा है सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका ऑप्शन बिना देखे भी आंसर आ जाएगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो इसका आंसर पहला होगा ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। ए
क्वेश्चन ख़त्म है। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।